राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्त की प्रॉब्लम है या वित्त की जो आवश्यकता है उसके बारे में हमने पहले एक आपको लेक्चर बताया था और इसके बारे में पीडीएफ नोट्स आपको दिए हुए हैं। तो इसी क्रम में हम लेते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण वित्त के या भारत में ग्रामीण वित्त के कौन से प्रमुख स्रोत हैं, यानी जहाँ से हमारे जो ग्रामीण जो हैं वो कृषि वित्त प्राप्त कर सकते हैं। और हम इसको एक तरह से ये भी मानते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो ज़्यादातर वित्त की जो प्रॉब्लम है, वित्त की जो समस्या है, हमारे कृषक बंधुओं के सामने ही ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि जो है हमारे कृषक हैं उनकी आय ज़्यादा नहीं है, गरीब हैं वो लोग, इसलिए उनको वित्त की ज़्यादा आवश्यकता है। और उनको वित्त देने वाले जो हैं उनको भी बहुत रिस्क रहती है कि हमारा ये जो हम इनको धन दे रहे हैं, ऋण प्रदान कर रहे हैं, वो वापस आएगा या नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कि कौन कौन जो सी एजेंसियाँ हैं जो कि उनको इस प्रकार का ऋण प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम इस हिसाब से ये जो स्रोत के हिसाब से इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला है संस्थागत स्रोत, दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत और तीसरा है सरकार। अब लेते हैं हम गैर संस्थागत स्रोत, यानी कि तो गैर संस्थागत जो स्रोत हैं ऐसे जो बहुत कम खाना पूर्ति करे, कृषक को जब चाहे जैसी स्थिति में चाहे तब ऋण दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कृषक को रात को धन की आवश्यकता पड़े या हमारे किसी ग्रामीण को रात में धन की आवश्यकता पड़े या अचानक जो है किसी दिन उसको आवश्यकता हो, तो कौन लोग जो है ऋण दे सकते हैं? तो ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? कृषक के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर गांव में जो एक साहूकार जो व्यक्ति होता है जिसको कि देसी साहूकार भी कहते हैं और जो वहाँ के जो एक व्यापारी भी कह सकते हैं, वहाँ का एक दुकानदार भी कह सकते हैं। ये व्यक्ति कृषकों को उनकी जब आवश्यकता होती है तब उनको ऋण प्रोवाइड कर सकता है। और इसकी जो खास सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस व्यक्ति से हमारे कृषक और ग्रामीण जो हैं जब चाहे ऋण दे सकते हैं। पर इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इसकी बैंक की जो इंटरेस्ट रेट होती है, इसकी जो लोन की इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी कि अगर हम हमारे बैंकों से और जो दूसरे हमारे संस्थागत स्रोतों से तुलना करें तो उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। जितना ही इसका एक सीधा जो सिद्धांत होता है कि जितनी ज़्यादा गरीब कृषक होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी बैंक की इंटरेस्ट की रेट होगी। और ये गरीब से गरीब, बिल्कुल चोर से चोर, खराब से खराब व्यक्ति को भी ऋण दे देता है। और ये इसकी बहुत हाई रिस्क जो है उस पर ये डील करता है। पर इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है, ऋण तो आराम से मिल जाता है पर इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत होती है और कई बार ये इंटरेस्ट रेट 100% भी होती है। यानी कि 100 रुपये अगर आपसे लिए हैं तो अगले साल आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा लेते हैं हम इसमें कि देसी बैंकर ऐसे हैं जिन्होंने कि जो है इस तरह का ऋण देने का एक अपने लाइसेंस ले लिया है सरकार से, जो कि सरकार इस तरह के गाँव में जो बिजनेस जो धन का इसका ऋण देने का जो बिजनेस करते हैं वो एक प्रकार का लाइसेंस ले लेते हैं जाके। एसडीओ के यहाँ ये लाइसेंस मिलता है और उनको बाकायदा ये कहा जाता है कि भाई आप जो है 12% से 18% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं लेंगे। पर ये इनके विभिन्न तरीके इस तरह से होते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषकों से, ग्रामीणों से ज़्यादा ऋण लेते हैं। तो यानी दोनों के दोनों गैर संस्थागत स्रोत हैं, निजी योग्यता और निजी साधनों से चलाए जा रहे हैं। पर चूँकि ये कृषकों के व्यक्तिगत रूप से अच्छे जानकार होते हैं, उनके परिचित होते हैं, इसलिए उनको किसी भी समय रुपए देने के लिए तत्पर रहते हैं। पर इनका ये एक थोड़ा नेगेटिव पक्ष है या कमी ये है
कि ये इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। अब दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो हम लेते हैं संस्थागत स्रोत, यानी ऐसी जो है जो यानी कोई समितियां बनी हुई है, कोई बैंक बना हुआ, संस्था बनी हुई है जो कि कृषकों को या ग्रामीणों को लोन देती है। तो इसमें हम ले सकते हैं पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नाबार्ड के थ्रू जो है वो, जिसको कि हमने अलग से भी दिया है, ये कृषि वित्त प्रोवाइड करता है और ये खास तौर से डायरेक्ट किसानों को कोई ऋण नहीं देता है, पर जो बैंक कृषकों को ऋण देता है उनके जो ऋण है उनकी रिफाइनेंसिंग करता है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसने कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में 200 करोड़ के ऋण बांटे हैं, तो 200 करोड़ रुपए जो है वो बैंक रेट पर ये हमारा रिजर्व बैंक है उस बैंक को प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरह से जो है रिजर्व बैंक का बड़ा भारी योगदान है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि जो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ, ये बहुत जो है इसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं, ग्रामीण ब्रांचें हैं, और ये हमारे कृषकों को विभिन्न प्रकार के जो है वो ऋण प्रोवाइड करता है। और ये जैसे अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन सभी प्रकार के ऋण देता है। इसकी ऋण की रेट भी कम होती है और सरकार जो जो क्षेत्रों में ऋण देना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, वो ये बैंक पूरी तरह से कार्य करता है। अगला है जो हमारा इसमें ले सकते हैं हम व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक जैसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्किंग है उसी तरह से दूसरे व्यापारिक बैंकों की होती है। इसमें हम दोनों प्रकार के व्यापारिक बैंक ले सकते हैं, निजी व्यापारिक बैंक भी ले सकते हैं और जो है जो राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इस तरह के जो 20 बैंक हैं वो उनको हम जो है नेशनलाइज बैंक कह सकते हैं। जबकि जैसे ICI है, IDBI है, या जो है कोटक महिंद्रा है, या फिर जो एक्सिस बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का कार्य कर रहे हैं। अगला लेते हैं हम इसमें सहकारी बैंक। तो जो सहकारी भावना के आधार पर एक सबके लिए, सब एक के लिए जो बैंक बनाए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से जिनका कहना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित है, सरकार जो है इनमें अपना अधिक योगदान दिए हुए है और सरकार की पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। और सहकारी क्षेत्र में ये भी जो है अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन ऋण जो है देते हैं। ये अपने जैसे ग्रामीण सहकारी साख समितियां बनी हुई है उनके द्वारा, और जो है जिला सहकारी जो बैंक बने हुए हैं उनके द्वारा, और अपेक्स बैंक जो कि राज्य स्तर पर बना हुआ है उनके द्वारा ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देते हैं। इसी का अगला है भूमि विकास बैंक, जो सरकार के द्वारा बनाए हुए हैं, जो कि खास तौर से लैंड डेवलपमेंट के लिए बनाए हुए हैं। ये बैंक भी जो है वो भूमि को सुधार के लिए, भूमि के डेवलपमेंट के लिए जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं। अगला लेते हैं हम इसमें, वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जैसे कॉमर्शियल बैंक है, उन्हीं बैंकों ने जो है मिलकर या उन्हीं बैंकों के द्वारा स्पॉन्सर ग्रामीण बैंक बनाए गए, और ये ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना ही प्रमुख था। और इनका जो है हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रामीण बैंक बनाया गया, कई जगह 4-5 डिस्ट्रिक्टों में, इस तरह के पूरे इंडिया में ग्रामीण बैंक बनाए गए। और ये ग्रामीण बैंक, इनकी जो मुख्य उनका उद्देश्य जो है वो शुरू में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में लोन प्रदान करना था, पर बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपना जो है वो क्षेत्र बढ़ाया, और ये अब जो है काफ़ी सारे बैंक जो है कस्बों में, क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलते हैं। पर इनका मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में, और ख़ास तौर से जो ग्रामीण लोगों को लोन देना मुख्य है। अगला लेते हैं हम नाबार्ड। जैसे कि मैंने बताया कि नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि मुख्य रूप से भारत की पूरी कृषि जो व्यवस्था है उसके लिए ऋण प्रदान का कार्य करता है। तो ये जो है हमने आपको बताया। आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप दोबारा फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।